फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्विल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 10 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ध्यान रहे साथियों, 10 जून 1246 ईस्वी को 10 जून 1246 ईस्वी को नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ध्यान रहे साथियों, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का संबंध गुलाम वंश से था। किस वंश से था साथियों? गुलाम वंश से। हमारा दूसरा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नौका दौड़ प्रतियोगिता। ध्यान रहे कि आज ही की तारीख 10 जून 1829 ईस्वी को ब्रिटेन के दो मशहूर विश्वविद्यालयों, कौन से? ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीच, ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बीच नौका दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है गोपीनाथ बोरडोलोई। ध्यान है साथियों, यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही असोम राज्य के पहले सीएम थे। तो गोपीनाथ बोरडोलोई एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी और असोम राज्य के पहले सीएम बने। आज ही की तारीख 10 जून 1890 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इटली। ध्यान है साथियों, इटली यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। आज ही की तारीख 10 जून 1946 ईस्वी को इटली में राजशाही का अंत हुआ और इटली एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ध्यान है साथियों, इटली का पुनर्जागरण पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मिग विमान। ध्यान है साथियों, 10 जून 1960 को 10 जून 1960 वह तारीख है जिस दिन महाराष्ट्र के नासिक में मिग एक युद्धक विमान है। मिग विमानों का उत्पादन भारत में शुरू हुआ। मिग विमानों का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ? भारत के नासिक में हुआ। मिग विमान ऐसे युद्धक विमान है जिसने कई भारत की लड़ाइयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मिग विमान जो है वो सोवियत संघ के माध्यम से भारत को सुपुर्द किया गया था और इसका निर्माण भारत में हुआ बाद में। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अरब युद्ध। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 10 जून 1967 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच बचाव के कारण अरब युद्ध का समापन हुआ। खास बात है साथियों कि जो अरब युद्ध था वो 5 जून 1967 को शुरू हुआ और मात्र 6 दिनों में इजराइल ने अरब देशों के मध्य अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। इजराइल ने अरब के जो संयुक्त मित्र राष्ट्र थे उनको बड़ी बुरी तरह से परास्त कर दिया और इजराइल एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरा। याद रखेंगे, तो अरब युद्ध किसके मध्य हुआ था? मूल रूप से इजराइल और अरब के देशों के बीच। याद रखें, अरब के देशों के बीच, जिसमें तुर्की, सीरिया आदि देश शामिल हुए थे जो बुरी तरह से परास्त हुए थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश पादुकोण। ध्यान है साथियों, प्रकाश पादुकोण भारतीय बैडमिंटन के एक महान खिलाड़ी थे। खास बात है कि आज ही की तारीख 10 जून 1955 को इनका जन्म हुआ था।
एक खास बात और है साथियों कि प्रकाश पादुकोण भारत की मशहूर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। और सबसे खास बात है कि प्रकाश पादुकोण ही वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत में बैडमिंटन के खेल को काफी लोकप्रिय बनाया। और इनके जो शिष्य हैं पुलेला गोपीचंद, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण कारनामे किए। थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रहे साथियों कि प्रकाश पादुकोण के जो शिष्य रहे हैं उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। और पुलेला गोपीचंद वो खिलाड़ी रहे हैं जिनके दो शिष्या जो है वो ओलंपियन बनी। एक का नाम है पीवी सिंधु और दूसरे का नाम है साइना नेहवाल। तो याद रखेंगे कि भारत में जो बैडमिंटन की जो वंशावली है एक तरह से प्रकाश पादुकोण के द्वारा ही शुरू की गई। आज ही की तारीख इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है केटू को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। खास बात है साथियों कि केटू जो है वो विश्व की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, परंतु आज ही की तारीख वर्ष 2002 में पाकिस्तान ने केटू का नाम बदल करके शाहगौरी, क्या नाम कर दिया था, शाहगौरी, या उसी को चोगोरी भी कहा। उसका नाम क्या कर दिया, शाहगौरी या चोगोरी। याद रखेंगे जो केटू है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखें साथियों, आज ही की तारीख एक और खास घटना हुई है जो भारतीय क्रिकेट में काफी खास है। आज ही की तारीख 10 जून 1986 वह तारीख है जिस दिन लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से टेस्ट मैच में परास्त किया था। याद रखेंगे इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में भारतीयों की यह पहली टेस्ट विजय थी। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स है कैलाश सत्यार्थी। ध्यान है साथियों, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यह जो पुरस्कार है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ प्राप्त हुआ था। खास बात यह है कि कैलाश सत्यार्थी भारत में एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। किसका एनजीओ है, तो वो है कैलाश सत्यार्थी का है। और हाल के दिनों में लॉकडाउन में कैलाश सत्यार्थी ने एक याचिका दाखिल की है कि इन दिनों लॉकडाउन में बच्चों का तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर के कैलाश सत्यार्थी क्या हुआ है, सुर्खियों में आए। याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ मिला और इनके द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। और हाल के दिनों में लॉकडाउन में सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि इसने एक याचिका दाखिल की है कि लॉकडाउन में बच्चों की तस्करी काफी बढ़ गई है, इसे किसी तरह रोका जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में समन्वय स्थापित करे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित राज्य है, परंतु वर्तमान में कोविड के दौर में महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो सर्वाधिक चर्चा वाला राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रस्ताव पास किया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो राज्य सरकारों के अधीन है उसमें केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, जिसको लेकर के काफी चर्चा रही है, काफी इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। परंतु दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अनिल बैजल है उन्होंने केजरीवाल के इस प्रस्ताव को नकार दिया है और कहा है कि दिल्ली सभी के लिए है,
दिल्ली में जो भी निवासी रहते हैं उन सभी का सरकारी रूप से इलाज किया जाएगा और यह उसका क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो याद रखेंगे दिल्ली क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तो दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, जबकि अनिल बैजल जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या किया, सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि व्यक्ति का फंडामेंटल एक तरह से राइट है कि वो अपने यहाँ जहां भी रहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज करा सके। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 इसलिए सुर्खियों में है या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगामी जो मानसून सत्र है, आगामी मानसून सत्र में जो 2020 में होगा या जो अगर होता है तो मानसून सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या है, रखा जाएगा। और सबसे खास बात है कि जो ये शिक्षा नीति है के कस्तूरी रंगन समिति के कस्तूरी रंगन एक समिति बनाई गई और इस समिति के द्वारा किए गए सिफारिशें ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 है, जिसमें देश में व्यापक स्तर से शिक्षा में बदलाव की संभावनाएं हैं। तो याद रखेंगे कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 से, जो 2019-2020 के मानसून सत्र में इस नीति को संसद के समक्ष पेश किया जाएगा, जिससे देश में शिक्षा में आमूलचूल या व्यापक रूप से परिवर्तन हो सकेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है B-77 विमान। याद रखेंगे सितंबर 2020 में यह विमान बोइंग कंपनी के द्वारा भारत सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। याद रखिए B-77 विमान ये भारत में वीवीआईपी लोगों के चलने के लिए यह विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखेंगे जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, इन तरह के लोगों के जो देश के जो सबसे ज्यादा वीवीआईपी पर्सन है उनके लिए यह एक स्पेशल विमान है जिसका निर्माण बोइंग कंपनी कर रही है और सितंबर 2020 में इसकी डिलीवरी भारत में होनी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जया जेटली एक राजनीतिज्ञ है, परंतु हाल ही में केंद्र सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स का जो काम यह है कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र क्या 18 साल से बढ़ाना अच्छा होगा या नहीं होगा। इसका मुख्य कारण है कि भारत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां पर मातृत्व मृत्यु दर सर्वाधिक पाई जाती है। अक्सर महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है और बच्चे का भी निधन हो जाता है। तो उम्मीद है कि जया जेटली जो राजनेता है, समता पार्टी के अध्यक्षा भी रही हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही रिपोर्ट देगी कि क्या भारत में महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ा दिया जाए या वहीं पर सुरक्षित रहे। ध्यान रहे साथियों कि भारत में 1978 से पहले जो शारदा एक्ट था, ध्यान रखेंगे शारदा एक्ट 1929 में जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1978 में, और लड़कियों के विवाह की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई, जबकि इससे पहले 1978 से पहले भारत में लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी थी, 15 वर्ष थी। तो क्या यह परिवर्तन पुनः होगा, क्योंकि धीरे धीरे भारत में महिलाएं शिक्षित हो रही है, काफी कार्य कर रहे हैं, उनके शारीरिक रूप से उनका पोषण हो सके और आगे चल के वो अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और उनकी भी जान बचाई जा सके। इसलिए यह समिति काफी महत्वपूर्ण है और यह जुलाई में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे, या पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ध्यान दें साथियों, यूएसए की एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है एल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। ध्यान है साथियों, इसे हम लोग शॉर्ट में EPI भी कहते हैं।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो पहला जो नंबर 1 जो सबसे अच्छा जो जहां का पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति है वो देश है डेनमार्क। ख्याल रहे दोस्तों कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 स्थान पे कौन देश है? डेनमार्क। जबकि भारत जो है वो 168वें स्थान पे है, 168वें स्थान पे है। परंतु खास बात है कि जो पिछली बार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ था तो भारत की जो रैंकिंग थी वो 177वां थी। तो पहले से भारत का जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो सुधरा है, परंतु इसमें और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि एशिया क्षेत्र में भारत लगभग सभी देशों से क्या है? पिछड़ा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 168वें स्थान पे भारत ही नहीं, अफ्रीका का एक देश है घाना को भी 168वां स्थान क्या है? प्राप्त हुआ है। और सबसे खास बात है कि सबसे अंतिम स्थान जो है अफ्रीकी देश लाइबेरिया को प्राप्त हुआ है। इसे आप जरूर नोट करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है, घाना को भी 168वां स्थान, लाइबेरिया देश को जो है 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। और खास बात है कि यूएसए को 24वां, यूएसए को कौन सा स्थान? 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसे कौन जारी करता है? येल विश्वविद्यालय जारी करता है और ये प्रत्येक 2-2 वर्ष पे जारी करता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है माइकल क्लार्क। ध्यान दें साथियों कि माइकल क्लार्क जो है यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन ऑलराउंडर भी रहे हैं। 2015 का क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उसकी कप्तानी कोई और नहीं कर रहा था, माइकल क्लार्क ही कर रहे थे। इसलिए इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान है साथियों, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो भाई याद रखेंगे माइकल क्लार्क। इसे नोट कर ले लोग। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अनसिविल वॉर। याद रखेंगे, इसे आप लोग नोट करें जल्दी से। अनसिविल वॉर एक पुस्तक का नाम है। अनसिविल वॉर क्या है? एक पुस्तक का नाम है। ध्यान रखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यह एक क्या है? एक बुक है। यह एक बुक है जिनका हाल ही में निधन हुआ, जिनका नाम था वेद मारवाह। कौन? वेद मारवाह जो 3 राज्यों के गवर्नर थे, 3 राज्यों के गवर्नर रहे और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे। उन्हीं की पुस्तक का नाम है अनसिविल वॉर। याद रखेंगे वेद मारवाह जो है वो झारखंड और मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के गवर्नर है। इन्हीं की बुक का नाम क्या है? अनसिविल वॉर है। अगला टॉपिक है रेमन मैग्सेसे। ध्यान रखेंगे साथियों, रेमन मैग्सेसे यह एक पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। खास बात यह है कि कोविड-19 के कारण इस बार इसका आयोजन रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण किस पुरस्कार का आयोजन रद्द कर दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आयोजन रद्द कर दिया। खास बात है कि वर्ष 2019 में एनडीटीवी के रवीश कुमार को जो भारत से संबंधित है, इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ध्यान है साथियों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे रेमन मैग्सेसे की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड का जो इस बार आयोजन क्या कर दिया गया, कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। वर्ष 2019 में एनडीटीवी के रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहां दिया था? फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया था। और ध्यान है साथियों, अरविंद
केजरीवाल, रवीश कुमार और भारत की किरण बेदी, इन सभी लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान है साथियों, यह पुर्तगाल के फुटबॉलर है। याद रखेंगे, वर्तमान में हाल ही में फोर्ब्स द्वारा फोर्ब्स के द्वारा, जो फोर्ब्स एक दुनिया के प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके द्वारा एक सूची जारी की गई थी जिसमें विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। जबकि याद रखेंगे, जबकि फुटबॉल के खेल में सर्वाधिक कमाई करने वाला कोई खिलाड़ी है तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखेंगे, $1 बिलियन से भी ज्यादा की जो कमाई है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वर्ष की आंकी गई है। याद रखेंगे, फोर्ब्स की इस सूची में भारत के एकमात्र क्रिकेटर विराट कोहली जो है वो 66वें स्थान पे है। तो याद रखेंगे, पहले स्थान पर फोर्ब्स की सूची में कौन है? रोजर फेडरर, जबकि दूसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। परंतु फुटबॉल के खेल से दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कोई खिलाड़ी है तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका संबंध पुर्तगाल से। हमारा अगला टॉपिक है BS6। याद रखेंगे, BS6 को ही हम लोग कहते हैं भारत स्टेज 6। याद रखेंगे साथियों कि जो BS6 है ये 1 अक्टूबर 2020 से भारत में लागू हो रहा है। और खास बात है कि BS6 के जो 4 पहिया वाहन हैं उन पे हरे रंग का स्टिकर जो है लगाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। याद रखेंगे, BS6 का जो पहला इस्तेमाल है भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में किया गया है। याद रखेंगे, BS5 है यह नहीं आया था। याद रखेंगे, BS5 जो है वो नहीं आया था। BS1, याद रखेंगे, BS1 जो है वो वर्ष 2000 में शुरू हुआ। ये ईंधन का एक मानक है जिसमें जैसे जैसे BS बढ़ते चला जाता है वह उससे क्या है, उसमें प्रदूषक होते हैं वो लगातार कम होते चले जाते हैं। तो याद रखें, भारत स्टेज 6 जो है वो क्या है, 1 अक्टूबर 2020 से भारत में लागू होगा और जो 4 पहिया वाहन है उनको हरे कलर का स्टिकर जो है लगाना अनिवार्य होगा। और भारत में पहली बार BS1 कब लागू हुआ था? वर्ष 2000 में। और BS5 जो है वो लागू नहीं हुआ है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वंदे उत्कल जननी। ध्यान रखेंगे, वंदे उत्कल जननी जो एक गीत है, वंदे उत्कल जननी जो एक गीत है, इसको ओडिशा राज्य का, किस राज्य का? ओडिशा राज्य का राजगीत घोषित किया गया है। याद रखेंगे, वर्ष 1994 से ही उड़ीसा राज्य की जब भी विधानसभा प्रारंभ होती है तो विधानसभा का जो प्रारंभ होता है ये वंदे उत्कल जननी गीत के साथ ही होता है। याद रखेंगे, इस गीत के जो लेखक है लक्ष्मीकांतम, ध्यान रखें, लक्ष्मीकांतम महापात्रा है। कौन है भाई इसके लेखक? लक्ष्मीकांतम महापात्रा जो है वो इसके लेखक है। याद रखेंगे, यह उड़ीसा राज्य की समृद्ध संस्कृति और उसकी सीमाओं के बारे में इस गीत के माध्यम से बखान किया जाता है। याद रखेंगे, उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और इनका जो संबंध है, इनके जो पिता थे उनका नाम था बीजू पटनायक। ध्यान रखेंगे, और खास बात है कि ये लगातार 4 बार से क्या नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य के सीएम है। याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड, याद रखेंगे, हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एनिमल अवार्ड ये किसके द्वारा? पेटा के द्वारा। याद रखें, पेटा के द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसका कारण यह है कि उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य था जब कोविड के दौर में जहां लोगों के लिए तो राज्य सरकार ने प्रावधान किया ही किया, राज्य के जीव जंतु जानवरों के लिए भी एक अलग फंड दिया। इसी कारण पेटा के द्वारा इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। और याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य के जो गवर्नर हैं
उनका नाम है गणेशी लाल। याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य के गवर्नर कौन है वर्तमान में? गणेशी लाल। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा साथियों। भारत के मशहूर, ध्यान रखेंगे, जावेद अख्तर पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, जावेद अख्तर जो है भारत के गीतकार, लेखक और ये क्या राज्यसभा, ये सांसद भी रहे हैं। खास बात है कि जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है ये दुनिया में उन लोगों को दिया जाता है जो सेकुलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तर्कवाद को बढ़ावा दे, वैज्ञानिक व्यवस्था के बारे में सोचे, जो दुनिया को आगे बढ़ने में आगे की सोच रखे, जो इसके जो विचार जो है वो काफी दबे कुचले ना हो, उसके लिए दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस जो है वो क्या है, प्रोफेसर है। उन्हीं की याद में इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। 2003 में हुई थी। और सबसे खास बात है कि जावेद अख्तर पहले ऐसे भारतीय है जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्जुन चरण सेठी। ध्यान रहे साथियों, 8 बार सांसद रहे। ये पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और ये उड़ीसा के भद्रक, याद रखेंगे, उड़ीसा के जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट से ये लगातार चुनाव जीतते रहे। ये प्रमुख देश के राजनेता, इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। याद रखिए, अर्जुन चरण सेठी जो 8 बार के सांसद थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे और भद्रक डिस्ट्रिक्ट से लगातार सांसद रहे, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ईसॉफ। याद रखेंगे, भारत की मशहूर दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा एक ईसॉप नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से भारत में कहीं भी आपको दोपहिया वाहन खरीदना होगा तो वो कंपनी के वेबसाइट से आप क्या है उस बाइक को परचेस कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है, इसकी स्थापना, याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ, याद रखेंगे, एमडी सीईओ जो है वो कौन है? पवन मुंजाल है। कौन है? पवन मुंजाल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। याद रखें, तो ईसॉप किसके द्वारा जारी किया गया? भारत की मशहूर दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण कमेंट का हमें इंतजार होता है। अपने कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।